गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज थर्ड में हम वही वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, विश्व में कितने देश हैं? देखना, जो विश्व में देश हैं वैसे तो 353 या 355 के करीब हैं, 353 या 355 भी कहीं पर लिखा हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछते हैं कि हाल ही में नया देश कौन सा बना है। तो सबसे जो नया देश है वो दक्षिणी सूडान है। कौन सा देश है? दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जुबा। जुबा यहाँ की राजधानी है। ये सन 2011 में देश बना था। तो ये सबसे नया देश होगा, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अफ्रीका में दक्षिणी सूडान, राजधानी क्या है? जुबा। और ये इसका फ्लैग दिया हुआ है। ये फ्लैग इस टाइप से होगा, जो केन्या के पास है या कांगो के पास। इथोपिया केन्या, जैसे ना इथोपिया केन्या और कांगो है ना, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, ये इससे घिरा हुआ एक देश बना है। ये जो आप ग्राफ में देख रहे हैं, तो ये कौन सा है? दक्षिणी सूडान। किससे अलग हुआ है? सूडान के दो भाग हुए, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है? शिमला में। थल सेना के प्रशिक्षण कमांड। देखना, एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रशासनिक सेवा का प्रशिक्षण केंद्र है, यानी कि आईएएस का जो ट्रेनिंग सेंटर होगा, आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? ये मसूरी में है ना। आईएएस के लिए कहाँ पर है? आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसका है प्रशासनिक लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र, ये मसूरी में हो जाएगा, मसूरी। और एक आता है कि आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? ये हैदराबाद में है। तो शिमला में कौन सा है? थल सेना के प्रशिक्षण कमांड। और आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है या प्रशासनिक सेवा का? ये मसूरी में हो जाएगा। और आईपीएस का हैदराबाद में। तो साथ साथ आप ये भी याद रखिए। तो जो इसमें अलग से पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, आप इनको नोट करते रहिए साथ साथ। थर्ड क्वेश्चन, लोहे पर जंग किस प्रकार का उदाहरण है? ऑक्सीडेशन का या ऑक्सीकरण का, है ना। ऑक्सीकरण के कारण ही लोहे पर जंग लगता है। और जंग को हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या कहेंगे? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। क्वेश्चन आता है कि लोहे पर जंग लगने के कारण क्या होगा? वजन उसका बढ़ेगा या कम होगा या एज इट रहेगा? तो याद रखिएगा, जब जंग लगता है तो उसका जो वजन है, वजन बढ़ता है, वजन इंक्रीज होता है। लोहे पर जंग लगने के कारण उसका वजन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित होगा वो। आगे क्वेश्चन देखिएगा। देश के किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? इसको आप समझिए कि देश के कौन से विभाग में सबसे अधिक सरकारी पदाधिकारी लगे हुए हैं? भारतीय रेलवे में सबसे अधिक सरकारी पदाधिकारी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके बाद है बीएसएनएल में। फिर ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? गुद्देदार, पुष्पासन। तो पुष्पासन याद रखिए। देखना, यहाँ पर मैंगो का दिया है, यहाँ पर एप्पल का। ये किसका है? ये तो सेब का है, सेब के बारे में। और ये किसका है? आम का चित्र दिया गया है। आम में जो खाने योग्य भाग होता है, मध्य भित्ति भाग, मध्य भित्ति, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। बाह्य भित्ति क्या होता है? जो छिलका होता है इसका। मध्य भित्ति जो हम इसका पल्प खाते हैं, गुद्दा खाते हैं, है ना। और ये अंत्य फल बीज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ये बीज हो जाएगा। दूसरा, सेब में देखना, सेब का हम पुष्पासन भाग खाते हैं। पुष्पासन, ऊपर का तो सेल हो जाएगा यानी कि छिलका, और इसका पूरा नाम होगा मासल पुष्पासन, यानी कि गुद्देदार पुष्पासन का नाम मासल पुष्पासन। हम सेब का ये भाग खाते हैं। तो चित्र में आप ये देखिएगा इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दस्यु शब्द ऋग्वेद में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अनार्यों के लिए। देखना, आर्य और आर्य के बीच में युद्ध दिखाया गया है उसमें, वेदों में। तो दस्यु शब्द किसके लिए? अनार्यों के लिए। आर्य लोग भारतीयों को अनार्य कहते थे, है ना, कि दक्षिण दूर से आए थे। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। ऋग्वेद के बारे में, ऋग्वेद को सबसे महान वेद, सबसे प्राचीन और सबसे वृद्ध वेद माना गया है। वेद चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीनता बताई गई है। नंबर 7, इल्तुतमिश के दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण प्राप्त था? मिनाजु सिराज। मिनाजु सिराज ने एक बुक लिखी, ताबकात-ए नासिरी। कौन सी बुक है? ताबकात-ए नासिरी। ये बुक का नाम है ताबकात-ए नासिरी। उसमें इल्तुतमिश के बारे में बताया गया। तो क्वेश्चन आए हुए हैं कि इल्तुतमिश ने एक तो चालीसा का निर्माण किया था, यानी कि इसने 40 सरदारों का एक समूह बताया था, जो समूह बनाया गया था, जो इसके ये राज दरबार को चलाने में सहायता करते थे। समझो, वो सलाहकार एक संस्था हुआ करती थी। क्वेश्चन है कि 40 को खत्म किसने किया था, समाप्त किसने किया था? ये बलबन ने किया था। बलबन ने क्या किया? इसको समाप्त किया था, समाप्त। और निर्माण किसने किया था 40 का?
चालीसा का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इलबरी। वैसे तो गुलाम वंश में आएंगे, लेकिन इलबरी वंश। कार्यकाल क्या आ जाएगा? सन 1210 से और 1236 तक का इसका शासनकाल रहेगा। उसके बाद में फिर रजिया सुल्तान बनी थी। तो इसमें एक उपाधि भी धारण की थी, नासिर अमीरुल मोमिनीन। नासिर अमीरुल मोमिनीन की उपाधि किसकी है? ये इल्तुतमिश की उपाधि। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने एक कोषीय जीवों का अध्ययन किया था? ल्यूवेनहाक ने किया था एक कोषीय जीवों का अध्ययन। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, यूरोप के गर्म कंबल के नाम से कौन सी धारा जानी जाती है? तो ये गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जैसे समुद्र में स्ट्रीम्स होती हैं या करंट्स, इसको करंट्स भी बोलते हैं, करंट्स है ना, जलधाराएं। गर्म जलधाराएं कौन सी जलधाराएं जानी जाती है? जो गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है। तो ये गल्फ स्ट्रीम की धारा, देखना गल्फ स्ट्रीम की धारा ऐसे चलेगी भूमध्य रेखा से इस तरफ, फिर इसके ब्रांच फैल जाएंगे यहाँ पर, है ना। ये अफ्रीका दिखाया गया, ये यूरोप हो जाएगा यहाँ पर, है ना, यूरोप। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा है, तो इसमें चलती, याद रखिएगा कि गर्म कंबल के नाम से, गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म, दोनों याद रखिएगा, गया से नाम होते हैं दोनों, है ना, तो ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने खलीफा की सत्ता को नकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी, खिलजी वंश का ये अंतिम या सेकंड लास्ट शासक हुआ है मुबारक खिलजी, स्वयं को खलीफा घोषित किया था इसने, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने दक्षिणी भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। देखना मसूलीपट्टनम में वर्तमान में मच्छीपट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, यहाँ पर स्थापित की थी मसूलीपट्टनम। ये दिखाया गया है चित्र में, आप देखिएगा कि पहली फैक्ट्री, उस टाइम पर फैक्ट्री या कारखाना या कंपनी या फिर इसको बस्ती भी कह सकते हैं, ये सब फैक्ट्री के ही नाम हुआ करते थे। तो सबसे पहले अंग्रेज कहां पर आए थे? सन 1608 में सूरत में आया था ये कैप्टन हॉकिंस, सूरत में। ये सूरत यहाँ पर आया गुजरात में, लेकिन सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं मिली थी। यहाँ का राजा कौन था उस टाइम पर? जहांगीर। जहांगीर ने अनुमति नहीं दी थी। और कौन आया था? हॉकिंस। हॉकिंस हेक्टर नामक शिप से आया था, जहाज का नाम क्या था? हेक्टर। हेक्टर, हेक्टर जहाज का नाम था, इससे हॉकिंस आया था। तो यहाँ पर ये अनुमति नहीं दी, लेकिन इन्होंने 1611 में यहाँ पर मसूलीपट्टनम में 1611 में फैक्ट्री लगाई थी, अनऑथेंटिक, है ना, इसको प्रमाणिकता नहीं दी थी। और फिर तीसरी बार जब ये सूरत में पहुंचे, तब यहाँ 1613 में यहाँ पर फैक्ट्री लगाई थी। तो 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत में आया, अनुमति नहीं मिली। 1611 में इन्होंने बिना अनुमति के फैक्ट्री लगाई थी मसूलीपट्टनम, कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12, प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे। साबरमती को इन्होंने अपना निवास बनाया था, तो उस दिन को हम प्रवासी रूप में मनाते हैं ना, माइग्रेशन डे मनाते हैं। वैसे 7 जनवरी से 9 जनवरी तक मनाया जाता है। और इस दिन हमारे देश में कोई चीफ गेस्ट आता है, मुख्य अतिथि, किसी विदेशी को हम बुलाते हैं यहाँ पर, है ना, जो भारतीय मूल का हो और वो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लियो, उसको बुलाते हैं। तो कब याद रखें? 7 जनवरी से 9 जनवरी। क्यों मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी आए थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में आए थे। ओके, आगे देखिएगा, कार्बन के यौगिक यूरोट्रोपिन का प्रयोग प्रमुखतः किस हेतु किया जाता है? मूत्र रोगों के इलाज के लिए, है ना। ये एक यूरोट्रोपिन, यानी कि ये जुड़ा हुआ है किडनी से, KIDNY, किडनी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसमें प्रयोग करते हैं, जिसका एक डायलिसिस भी होता है। खैर, माइक्रोसिस्टिस, है ना, माइक्रोसिस्टिक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? फोलिक एसिड। ये एक स्किन का रोग होता है, स्किन में अगर फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी, एक रोग हो जाएगा हमारे। इससे आगे दिया गया है, हाँ 15वां है दिया गया है, एंजियोस्पर्म्स के किस कुल में गन्ना संबंधित होता है ना। ये ग्रेमिनेसी एक कुल होता है, ग्रेमिनेसी कुल, जो इसकी प्रजाति किंगडम का नाम बताया गया है। देखना ऋग्वेद में भी गन्ने की कृषि को एक निकृष्टतम बताया गया है वहां पर। तो गन्ना का जो सबसे पहले अवशेष है वो उत्तर प्रदेश में मिला है, अतरंजी खेड़ा एक जगह पड़ेगी, वहां से गन्ने के सबसे पहले अवशेष। और वेदों में इसको सबसे निकृष्ट भाषा में बताया गया, निकृष्ट कृषि, सबसे उत्तम चावल की कृषि बताई गई है। नंबर 16, एक आदमी 10 किलो का एक थैला पकड़े खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? शून्य कार्य हो जाएगा। इसमें एक जैसे फॉर्मूला होता है, W बराबर FD कोस थीटा, FD कोस थीटा। F का मतलब फोर्स कितना है और D डिस्टेंस, कोस थीटा का मतलब थीटा का मान कितना है ना। तो जैसे कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 90, अगर थीटा का मान हम 90, जब वो व्यक्ति खड़ा हुआ है तो यहाँ से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे, तो कोस 90 का मान में कोस 90 कितना हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से यानी कि ये किया हुआ कार्य शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हरित क्रांति
भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था, है ना? हरित क्रांति का MS स्वामीनाथन। देखना MS स्वामीनाथन का जो जन्म हुआ था ये वैसे तमिलनाडु में हुआ था। कुंभकोणम एक जगह पड़ती है, कुंभकोणम, यहाँ पर देखिएगा कुंभकोणम। कुंभकोणम में ये स्वामीनाथन जी का ये चित्र दिखाया गया है और ये कुंभकोणम के रहने वाले थे, यानी कि तमिलनाडु में। और भारत में जब हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति के जनक ये 1966 और 67 में आई थी। इसमें यहाँ पर गेहूं की कमी हुई थी, तो गेहूं, चावल और मक्का की खेती को प्रोत्साहित किया गया था। तो ये MS स्वामीनाथन। सॉरी। 18 क्वेश्चन, महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कौन सा पर्वत जाना जाता है? रॉकीज पर्वत। रॉकीज ये यूएसए में है, अमेरिका में, यूएसए। जल विभाजक भी बोलते हैं। रॉकीज पर्वत कहाँ पाया जाएगा? ये अमेरिका में, यूएसए, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस भाषा को जैन मतावलंबियों ने बोलचाल हेतु अपनाया? प्राकृत भाषा। प्राकृतिक भाषा का जो हमें प्राकृतिक रूप से मिले, इसको अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं, है ना? जैनियों के जो ग्रंथ है वो प्राकृत भाषा में, अर्धमगधी भाषा में भी लिखे हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, किसकी मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, यानी कि सन 1964 से, और ये 24 जनवरी 1966 तक बने थे। 66 टू 66 तक। तो यहाँ पर गुलजारी लाल जो नंदा है कार्यवाहक, पहले कार्यवाहक भी बने हो, एक्टिंग। ओके। 21, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ पर पड़ता है? ये माजुली द्वीप नदी द्वीप बताया गया ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में हो जाएगा। असम, असम में माजुली द्वीप। और सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा कौन सा है? ये सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। और द्वीप, नदी द्वीप सबसे बड़ा माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा। ये कौन सा है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है माजुली द्वीप। क्वेश्चन नंबर 22, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना होता है अणुभार, है ना? ये साइंस में हम डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति का असर सबसे कम या नगण्य किन फसलों पर पड़ा? मोटे अनाज पर पड़ा था, है ना? असर सबसे कम या नगण्य किन फसलों पर रहा, है ना? जब हरित क्रांति हमने शुरू की थी 1966-67 में ही, तो उसके बाद में सरप्लस प्रोडक्शन भी हुआ था बाद में फिर, लेकिन पहले उससे ये नगण्य था। हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, जो आपको अभी बताया है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के कारण हुआ है? सबसे अल्पाइन हलचल। अल्पाइन क्या होती है? जैसे ये कोई भूमि का टुकड़ा हो जाएगा और इसमें जो ये बनेंगे इस तरीके से, ऐसे वो बन जाएंगे, यानी कि संपीड़ित बल के द्वारा। ये तो ऊपर पर्वत हो जाएगा, नीचे क्या बन जाएगी? गर्त बनेगी, यानी कि घाटी बनेगी, फिर ये पर्वत, ये घाटी बनेगी। तो इसको बोलते हैं संपीड़ित बल। संपीड़ित बल के द्वारा, संपीड़ित बल के द्वारा अल्पाइन हलचल आएगी। इसको भूगोल की भाषा में अल्पाइन हलचल के कारण बने हैं, है ना? यानी कि इसको हम कहेंगे नवीन पर्वत जो बनते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू पेट्रियट का संपादक किसे माना जाता है? हरीशचंद्र मुखर्जी। ये उस जमाने की बात है जब यहाँ पर अखबारों पर बैन लग जाता, तब इन्होंने अखबार भी लिखे थे, चूंकि भारतीय भाषा में अखबार छापना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले जो अखबार छपा था सन 1826 में, कौन सा था? युगल मार्तन, कानपुर से प्रकाशित हुआ था। हिंदू पेट्रियट भी तभी उसी टाइम में, उसी दौरान लिखा गया है। हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे। और भारत का जो पहला अखबार था बंगाल गजट, भारत का कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट पहला अखबार छपा था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? गुलजारी लाल नंदा, वही 1966 में, है ना? जो नेहरू जी के बाद बने थे। क्वेश्चन नंबर 27, किस राज्य का लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? यानी कि लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किसकी होती हैं? उत्तर प्रदेश की, है ना? यूपी की। यूपी की सबसे अधिक सीटें हैं, कितनी हैं? 80 सीटें हैं यहाँ की। ओके, आगे देखते हैं। तो 80 सीटें किसकी हैं? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 28, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली। ओके। 29, राजस्थान में स्थित अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत एक तो विश्व का सबसे पुराना भी पर्वत है, और देखना राजस्थान के अलावा 2 राज्यों में और है। कहाँ कहाँ पर? एक तो राजस्थान में अरावली की रेंज, एक हरियाणा में आ जाएगी, और एक दिल्ली में। दिल्ली में इसको रायसीना बोलते हैं। इस पहाड़ी को क्या कहेंगे? रायसीना। देखना राष्ट्रपति भवन का नाम भी एक रायसीना हिल्स। एक एपीजे कलाम ने बुक लिखी है रामेश्वरम टू रायसीना हिल्स, है ना? तो अरावली किन किन राज्यों में फैला हुआ है? एक तो विश्व का सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, और ये भारत के 3 राज्यों में है। कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली।
अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट का मतलब जो शेष बचे हुए, रेजिडुअली माउंटेन्स का ये उदाहरण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस प्रदेश की सीमा तीन ओर से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? सिक्किम की मिलती है। देखना, जो सिक्किम है, यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? गंगटोक। ये सिक्किम राज्य है। तो इसकी सीमा तीन राज्यों से मिली हुई है। एक तरफ तो चाइना है, चाइना, दूसरी तरफ भूटान है इसके, और तीसरी तरफ ये नेपाल है यहाँ पर। तो ये राज्य तीन तरफ से घिरा हुआ है ना, सिक्किम। एक यहाँ पर वो भी है, दर्रा भी है, नाथुला दर्रा इसी में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप साथ साथ याद करते रहिए और या नोट करते रहिए, इनको तभी इसका लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 31। वर्तमान में देश में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? नेशनल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितनी है भारत में? वो 8 हैं वर्तमान में। ये 2020 की बात हो रही है। 2020 में पहले 6 थी, फिर एक साथ 8 बन गई वर्तमान में। कौन कौन से? एक तो भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसका हंसिया और हथौड़ा चिन्ह है, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एम का मतलब है मार्क्सवादी, है ना। दो है कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में। और एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोनिया गांधी जिसके अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी जो शरद पवार की है, तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस, और एक बनी है नेशनल पीपल पार्टी जो पीएम संगमा ने बनाई थी, है ना, नेशनल पीपल। तो वर्तमान में कितनी है पार्टी? 8 पार्टियां हैं। इनको मान्यता कौन देता है? जैसे आर्टिकल नंबर 324 पढ़ेंगे, अनुच्छेद नंबर 324, उसमें जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दल को मान्यता देता है। इसकी फिर अलग अलग कंडीशन होती है कि किस कंडीशन में उनको राष्ट्रीय दल माना जाएगा। वो 4 राज्यों में राजकीय पार्टी होनी चाहिए, या फिर किसी आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% उसने विजित की हो वोट, 6% वोट मिलनी चाहिए। ओके, आगे देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 32। देश में विनिवेश आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1996। विनिवेश आयोग, विनिवेश होता है डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से पैसा निकालना। जैसे अभी बीएचएल ने अपना 10% से ज्यादा बढ़ाया ना विनिवेश, यानी कि उसमें प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं उसको, या फिर उसमें विनिवेश भी कह सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम यूरोप का एक शहर है, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड, ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। 34। शिव सागर एयरपोर्ट किस देश में है? मॉरिशस में। शिव सागर ये दिया गया है, शिव सागर एयरपोर्ट, ये मॉरिशस एयरपोर्ट का दिखाया गया है चित्र में यहाँ पर, तो नाम याद रखिएगा, शिव सागर। 35। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय रेलवे में भारत में सबसे अधिक एम्प्लॉय इंगेज है, सबसे अधिक सरकारी नौकरी वाले पदाधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। सर्वाधिक तेज गति से बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी? गल्फ स्ट्रीम, आपको अभी बताया, गल्फ स्ट्रीम की धारा जो ऊपर चित्र में भी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37। अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने स्थलों से प्राप्त हुए? 6 स्थलों से प्राप्त हुए थे 7 स्तंभ लेख। जो अशोक के 4 प्रकार के हैं, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, और एक गुफाओं में अभिलेख थे, है ना। जैसे हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट, ये सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है। ओके, 38। किस पदार्थ को काला सोना भी कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना। और भूरा सोना किसे कहते हैं? एंथ्रेसाइट कोयले को। तो काला सोना किसे कहेंगे? पेट्रोलियम को। हम पेट्रोलियम का आयात सबसे अधिक कहाँ करते हैं? अरब देशों से करते हैं। जैसे 60% का हम आयात करते हैं, 40% ये स्वयं से उत्पादित करते हैं। सबसे अधिक कहाँ से? अरब देशों से आयात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 1849 में। 1849 में जब यहाँ पर युद्ध हुए थे, तो इसमें एक मुंदकी का युद्ध हुआ था, सबराव की लड़ाई हुई थी एक सिखों पर जो निर्णायक थी। फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर सतलज नदी को सीमा मान लिया था, और उसके बाद में एक भैरोवाल की संधि हुई थी। भैरोवाल की संधि के अंतर्गत पंजाब के कुछ क्षेत्र को मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? नॉमिनेट कर सकता है। 2 सदस्यों को करता है। 2 सदस्य वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, एंग्लो इंडियन। लेकिन 2019 में ऐसा कानून बना है कि इनको करने अनिवार्य नहीं, 2 सदस्य हो। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जिनका जन्म ब्रिटेन में हुआ हो, ब्रिटेन में, और बाद में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लिया, उनको एंग्लो इंडियन कहेंगे। तो एंग्लो इंडियन कितने हो सकते हैं? 2। लेकिन ये कानून समाप्त कर दिया गया 2019 में। और किसी राज्य में कितने एमएलए बन सकते हैं एंग्लो इंडियन? वो 1 बन सकता है। कौन नियुक्त करेगा उसको? भारत के जो उस राज्य के संबंधित राज्य के राज्यपाल होंगे। तो क्वेश्चन है कि राज्य में राज्यपाल महोदय
यदि ऐसा प्रतीत होता है कि एंग्लो इंडियन का पर्याप्त वोटें मिल रही हैं तो राज्य में 1 कर सकता है, और राष्ट्रपति महोदय केंद्र में यानी कि लोकसभा में 2 कर सकते हैं। 2 एंग्लो इंडियन होने चाहिए। तो एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं? जो ब्रिटेन में जन्मे हो, बाद में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली हो, उनको आंग्ला भारतीय समुदाय या इंग्लिश में एंग्लो इंडियन सदस्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हवेनसांग। हवेनसांग ने किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा था? कुमारगुप्तदित्य जो गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है, इसे कहा था। क्वेश्चन नंबर 42, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 43, 1962 में जब चीन से युद्ध शुरू हुआ तो भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? 1962 में। ये युद्ध न होकर आक्रमण था। चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, तो आक्रमण के कारण पहली इमरजेंसी भी देश में लगी थी। देश में अब तक 3 आपातकाल लगे हैं, 1962 से 67 और 1971 से 75, 1971 से 77 और 1975 से 77, 3 बार इमरजेंसी। तो पहली बार जो इमरजेंसी लगी है चीन आक्रमण के कारण लगी है। आक्रमण अलग होता है, युद्ध अलग होता है। आक्रमण होगा जो दूसरा देश हमें बिना चेतावनी के हमारे ऊपर हमला कर देगा, आक्रमण। और जब युद्ध आमने सामने होंगे तो युद्ध होता है, वार। तो वीके कृष्ण मेनन उस टाइम पर हमारे क्या थे? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। आगे आइएगा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध है ना, किस गवर्नर जनरल के समय में था? चौथा लॉर्ड वेलेजली। ये हुआ है सन 1799 में हुआ था, है ना। इसमें लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली ने टीपू सुल्तान को हराया था, और इसी युद्ध में कहा था लॉर्ड वेलेजली ने, अब पूरब का क्षेत्र हमारे कदमों में है ना। तो 4 युद्ध हुए इनके साथ में। ओके। नंबर 45, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है ना? 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत या नॉमिनेट कर सकते हैं। और ये जो नॉमिनेट सदस्य होंगे, ये हमने संकल्पना कहाँ से ली है? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड में भी मनोनीत सदस्य होते, तो आयरलैंड के संविधान से हमने ये लिया है कि वहां पर सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। तो लोकसभा में कितने होते हैं? 2 सदस्य। राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 सदस्य। राष्ट्रपति महोदय मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत का मतलब नॉमिनेटिंग इसमें। ओके। क्वेश्चन नंबर 47, आजाद भारत की प्रथम है ना औद्योगिक नीति है ना, औद्योगिक के टाइप से इसे टाइप नहीं है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी। औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1948 में सबसे पहले औद्योगिक नीति बनाई गई थी। और कब ये क्वेश्चन आया है, सबसे पहले औद्योगिक अधिनियम कब बना था? 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम बना था, और बाद में स्वतंत्रता के 1948 में बनाया। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है ना, ये याद रखिएगा। पहला अमेरिका का, दूसरा शायद चाइना का, तीसरा भारत का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है ना, बेरिंग जल संधि किन देशों के बीच में? अमेरिका और रूस के बीच में बेरिंग जल संधि को स्ट्रेंच कहेंगे, ये चैनल बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 50 है ना, एरोफ्लोट एयरलाइंस किस देश की एजेंसी है? रूस की एविएशन कंपनी एरोफ्लोट, जैसे हमारी है इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया, ये कहाँ की है? रूस की। तो इसमें 50 क्वेश्चन है, आप इनको नोट करते रहिए, साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए। तो बाकी अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो या कुछ और प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इससे संबंधित जो आपको अलग से क्वेश्चन बताए गए उनको आप नोट करते रहिए। तो हर दिन हम ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा। ओके, थैंक यू।